जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ रामबाब में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की। अगर आप भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी पारिभाषिक के अभी तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी पारिभाषिक वर्ड विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और इंग्लिश वर्ड के साथ साथ उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी आपके लिए मेंशन किया गया है, ताकि आपको इन इंग्लिश वर्ड को पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तब भी आप उस चीज़ को आप आसानी से कर पाएँ, जिससे आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो 20 क्वेश्चंस का वेटेज 20 मार्क्स का जो वेटेज आपसे पूछा जाता है, इसका 20 मार्क्स का जो वेटेज आपका रहता है पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप मान सकते हैं 200 में से 20 मार्क्स का वेटेज केवल और केवल आपका पारिभाषिक शब्दावली से रहने वाला है, क्योंकि हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के जितने भी वर्ड हैं वो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी तक चाहे वो आपकी एग्जाम एलडीसी की हो, या फिर किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, या आरएस भर्ती परीक्षा हो, या फिर कोई भी आपकी पटवार या वीडियो किसी भी भर्ती परीक्षा में अभी तक जितने भी पारिभाषिक वर्ड पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं 60 से 70% वर्ड आपके केवल रिपीट होते हैं। अगर वही रिपीटेशन वाले वर्डों को आप अच्छे से 2 से 3 बार कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आप हिंदी पारिभाषिक में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हिंदी पारिभाषिक के कंप्लीट वर्ड जो अभी तक सभी एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट PIQ को हमने कलेक्ट किया है, जिनसे आपको एक अच्छी समझ मिलेगी और आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा और मेन एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। आज का हमारा वर्ड नंबर फर्स्ट रहेगा अभियंस। ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक वो सभी क्वेश्चन जो आप वर्ड देख पा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले से पूछे जा चुके हैं। केवल और केवल वो वर्ड आपके सामने डिस्कस करेंगे जो अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की उनके इम्पोर्टेंस है, यानी कि उनके पूछे जाने की प्रायिकता प्रबल है, क्योंकि ये वर्ड आपको ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन को इंग्लिश वर्ड के साथ साथ उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिए हैं, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। हमारा वर्ड है अभियंस। अभियंस अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा आपसे तो आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी आप पढ़ सकते हैं अभियंस। अभियंस का हिंदी पारिभाषिक अर्थ होता है आस्थगन। आस्थगन को और डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो अस्थायी रूप से स्थगित एक अवस्था, उस अवस्था को बोलते हैं जो एक टेम्परेरी अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं आस्थगन। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी वर्ड को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो विभागीय जांच पूरी होने तक पदोन्नति आदेश को अभियंस में रखा गया। दैट मीन्स आदेश न तो रद्द हुआ और न ही लागू किया गया, यानी कि उसको बीच में ही रख दिया गया, ना तो उसको कैंसिल किया गया, ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम अभियंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभियंस किसको बोलते हैं, आस्थगन को अभियंस बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा काफी कॉमन वर्ड है, हर बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एकेडमिक। एकेडमिक का हिंदी पारिभाषिक आपका क्या होगा, इसका हिंदी पारिभाषिक हो जाएगा शैक्षणिक या अध्ययन से संबंधित। ध्यान रहे आपको शैक्षणिक भी मिल सकता है, अगर शैक्षणिक ऑप्शन में नहीं है तो अध्ययन से संबंधित अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो उस केस में आपका वो राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, यह विवाद केवल एकेडमिक प्रवृत्ति का है, इसलिए इसका प्रशासनिक निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप हर वर्ड को वाक्य में प्रयोग करके समझ लेते हैं, यानी एग्जाम्पल के थ्रू अगर उसको समझते हैं तो आप लंबे टाइम तक उसको याद रख पाएंगे और बार बार उस वर्ड को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको साथ के साथ उसके एग्जाम्पल पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रह पाए। तो अभी तक हमने देखा अभियंस और एकेडमिक। ये वर्ड अभी तक हर एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड वर्ड थे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा थर्ड वर्ड कौन सा रहने वाला है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये काफी बार पूछा जा चुका है, ये वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। आप अक्सर सुनते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का एक्यूरेट अगर हम मीनिंग देखें, अकाउंटेबिलिटी का हिंदी पारिभाषिक होता है जवाबदेही। जवाबदेही के अलावा अगर दूसरा वर्ड अगर आप देखें तो उसका होता है उत्तरदायित्व। क्या होता है, उत्तरदायित्व। आपको ये भी देखने को मिल सकता है जवाबदेही के अलावा उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझे, सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
क्योंकि जब आप किसी चीज काम की एक अकाउंटेबिलिटी किसी को फिक्स कर देते हैं तो नो डाउट उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो आपको एक अच्छा आउटपुट मिलता है, और जो काम आप सौंपते हैं तो वो एक जिम्मेदारी से निभाया जाता है, जिससे उस काम के होने की प्रबल संभावना रहती है। अच्छे से उस काम को डील किया जाता है। अगर किसी को उस काम की आप अकाउंटेबिलिटी सौंप देते हैं, जवाबदेही उसको सौंप देते हैं, तो उस काम का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी जिम्मेवारी देना। आप नॉर्मल भाषा में ये भी समझ सकते हैं, जवाबदेही का मतलब है जिम्मेवारी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा आपका जवाबदेही या फिर उत्तरदायित्व। चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सीड। ये भी काफी बार पूछा जा चुका वर्ड है। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सीड, आप इंग्लिश अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने में समस्या आ रही है, तो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वही आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, उसको भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। एक्सीड का हो जाएगा स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, कर्मचारियों की वैध मांगों को सरकार ने क्या किया, एक्सीड कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का होता है समझौता, सहमति, तालमेल, आपसी करार या औपचारिक सहमति। तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर वर्ड की बात करें तो इसका हो जाएगा समझौता, समझौता या फिर औपचारिक सहमति। इसके अलावा ये सब वर्ड इसलिए आपके पास मेंशन किए गए हैं क्योंकि इससे मिलते जुलते हुए वर्ड आपके ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड आपको मीनिंग देखने को नहीं मिलता है तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है। अगर आप जस्ट इससे पहले वाली भर्ती जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की हुई थी, उसमें जो भी पारिभाषिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चन पारिभाषिक के थे, तो उनमें मैक्सिमम एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग आपको हर वर्ड के देखने को मिल रहे थे। तो बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको जो अकॉर्ड वर्ड है, जैसे यहाँ पे अकॉर्ड वर्ड के यहाँ 4 से 5 मीनिंग यहाँ निकल रहे हैं, तो आपको 4 से 5 मीनिंग को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका ये मीनिंग भी निकलता है, यानी कि ये अर्थ इसके निकलते हैं। आपको ये केवल 3 ऑप्शन दे देगा इन्हीं में से और एक अलग दे देगा, वो अलग आपसे पूछ लेगा। जब तक ये सभी ऑप्शन यानी कि मीनिंग अर्थ आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो आप उस वर्ड को एग्जाम में ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब मेंशन किए गए। अकॉर्ड का समझौता, सहमति, तालमेल, आपसी करार या औपचारिक सहमति, ये सब वर्ड को आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है और साथ के साथ उसका एग्जाम्पल भी आपको देखना है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों के बीच शांति अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए, दैट मीन्स शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है काफी पॉपुलर वर्ड है जो हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, एक्यूरेसी। जब आप टाइपिंग के एग्जाम देते हैं उसमें भी आप काफी सुनते हैं कि एक्यूरेसी आपकी 98 या 99 के अप्रोक्स आपकी होनी चाहिए। तो ये एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं कितना एक्यूरेट कर रहे हैं, यानी एक्यूरेसी का मतलब कितना शुद्ध कर रहे हैं, यानी कि एक्यूरेट मीनिंग देखेंगे तो इसका हो जाएगा शुद्धता, या दूसरा अगर मीनिंग देखें तो इसका होता है सटीकता, यानी कितना सटीक लिख रहे हैं आप, जो भी आप काम कर रहे हैं कितना सटीक कर रहे हैं, कितना परसेंटेज कर रहे हैं। अगर हम टाइपिंग में बात करें तो टाइपिंग में जो नॉर्मल एक्यूरेसी आपकी रहती है वो 95 प्लस आपकी एक्यूरेसी मांगी जाती है, यानी कि इतने परसेंट आपके शुद्ध मांगे जाते हैं वर्ड। जब भी आप टाइपिंग करते हैं 10 मिनट में तो एक्यूरेसी आपके उसमें मायने रखती है, 95 प्लस आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको आप समझ सकते हैं। परीक्षा परिणामों की एक्यूरेसी बनाए रखने हेतु दोबारा सत्यापन किया गया। जब किसी एग्जाम के परिणामों में एक्यूरेसी की कमी रह जाती है तो उसको दोबारा से सत्यापन के लिए किया जाता है। तो आप इस चीज के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। परीक्षा परिणामों की एक्यूरेसी बनाई है तो दोबारा सत्यापन किया, मतलब 2 बार वेरिफिकेशन की गई ताकि अच्छी एक्यूरेसी आ सके उस चीज की, अच्छे से मैक्सिमम सटीकता तक पहुंच सके, किसी प्रकार की कोई गलती ना रहे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्यूज। काफी पॉपुलर वर्ड आप देख रहे हैं। जो भी वर्ड आप देख पा रहे हैं ये केवल और केवल लीगल वर्ड हैं प्लस प्रशासन से जुड़े। आपको पूरी पारिभाषिक शब्दावली की एक बुक आती है 500 से 700 पेज की, वो रटनी नहीं है। केवल और केवल आपको सिलेक्टेड पढ़ाई करनी है। उसमें से 200 से 250 मुश्किल से 300 या 350 के अप्रोक्स वर्ड हैं पारिभाषिक शब्दावली की। अगर उनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 10 से 12 जो क्वेश्चन आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। आपका ये वर्ड है अक्यूज। ये वर्ड वो है जो आज के टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको भले ये नए लग रहे होंगे वर्ड, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, जॉब में आ जाएंगे, तब आपको ये वर्ड आम वर्ड
लगेंगे, क्योंकि दिन रात इन्हीं वर्डों से आपका पाला पड़ने वाला है। एक्यूज क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, मेमोरेंडम क्या होता है, ये दिन रात सुनेंगे ये वर्ड आप। पर लेकिन आप जब प्रिपरेशन की स्टेज में हैं तब आपको ये नए लग रहे हैं। तो ये वर्ड काफी कॉमन वर्ड है, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से देखें तो काफी कॉमन वर्ड है जो डे टू डे ऑफिस वर्क में आपके काम आते हैं। तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो एक्यूरेट मीनिंग हो जाएगा इसका आरोप लगाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अधिकारी पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, यानी आरोप लगाया गया मतलब यानी अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्नोलॉजमेंट। काफी पॉपुलर वर्ड है, हर एग्जाम में कई बार पूछा गया वर्ड है एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट, जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एक्नोलॉजमेंट का आप हिंदी भी देख सकते हैं। एक्नोलॉजमेंट इसका होता है प्राप्ति की स्वीकृति। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए, प्राप्ति की स्वीकृति बोल सकते हैं। या फिर प्रॉपर वर्ड देखें तो इसका भी स्वीकृति भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। प्राप्ति की पुष्टि, पावती, आभार स्वीकृति, मान्यता, स्वीकारोक्ति। तो इसमें जो मुख्य वर्ड है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या तो मिलेगा आपको अभिस्वीकृति, जो आपको जिनके ऊपर फोकस करना है, या फिर हम अक्सर सुनते हैं पावती, या फिर आप इसको बोलते हैं प्राप्ति की पुष्टि। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट जो पारिभाषिक वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना है विशेष प्रकार से। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। एक्नोलॉजमेंट जहां जाए तो अभिस्वीकृति, प्राप्ति की पुष्टि और पावती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थी को क्या दिया गया, एक्नोलॉजमेंट प्रदान की गई, यानी कि उसको पावती दी गई कि आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए गए हैं। उसका एक आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्नोलॉजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी कॉमन वर्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन का होता है प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए। जिला एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डायरेक्शन होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी की जाती हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं प्रशासन। तो काफी कॉमन वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका प्रशासन। नेक्स्ट वर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का होता है प्रशासनिक स्वीकृति। जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी सामान परचेज करते हैं उस टाइम पे आपको फाइल में अप्रूवल लेनी पड़ती है। फाइनल अप्रूवल से पहले आपको सबसे पहले आपको एडम अप्रूवल, जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रशासनिक स्वीकृति। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल अप्रूवल ली जाती है, उसको बोलते हैं हम वित्तीय स्वीकृति। तो ये स्टेज होते हैं। आप जब भी कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हेड ऑफ द ऑफिस जो उस ऑफिस का होता है उससे प्रॉपर आपको किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं उसकी एडम अप्रूवल, तो उसको बोलते हैं हम प्रशासनिक स्वीकृति। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्रशासनिक स्वीकृति क्या होती है। उसके बाद हम लेते हैं फाइनेंशियल अप्रूवल। फाइनेंशियल अप्रूवल को बोलते हैं वित्तीय स्वीकृति। तो ये काफी कॉमन वर्ड है जो ऑफिस में डे टू डे आपके यूज होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का हो जाएगा प्रशासनिक स्वीकृति। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आवश्यक है। बिल्कुल ये बात राइट है। कोई भी आप योजना को लागू कर रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं तो उससे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमिट। एडमिट का होता है स्वीकार करना या प्रवेश देना। फॉर एग्जाम्पल, आरोपी ने जांच के दौरान अपनी गलती स्वीकार कर ली, यानी एडमिट कर लिया अपने आप को कि मैंने गलती की है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवर्स। एडवर्स का हिंदी पारिभाषिक हो जाएगा प्रतिकूल। एडवर्स का हो जाएगा आपका प्रतिकूल। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिकूल मौसम के कारण परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया, यानी कि परीक्षा तिथि बदली गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिडेविट। एफिडेविट एफिडेविट का हो जाएगा आपका शपथ पत्र। शपथ पत्र दो प्रकार से लिखा जाता है, या तो ये शपथ पत्र देखने को मिलेगा या फिर शपथ और हाइपन और फिर पत्र। शपथ युक्त कथन या शपथ पूर्वक किया गया लिखित बयान, या जिसको हम बोलते हैं हलफनामा। आपको मुख्य रूप से दो वर्ड हैं इसमें विशेषकर, हलफनामा आप जो देख रहे हैं इसमें, और शपथ पत्र। इन दो को आप मुख्य विशेषकर आपको याद रखना है। बाकी को आप उस चीज को अच्छे से समझने के लिए भी याद रख सकते हैं। एफिडेविट उसको बोलते हैं जब आपने वर्बल जो भी आप बोल के आप बताते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं, उसको अगर आप लिखित रूप में कोर्ट में देते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट में देते हैं अपने साइन करके, उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। वो एफिडेविट चाहे आपका स्कूल का हो सकता है या फिर एज से रिलेटेड हो सकता है। आपका रिटर्न बयान जो होता है उसको हम बोलते हैं एफिडेविट या फिर हलफनामा।
कोर्ट की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं हलफनामा, लीगल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अभ्यर्थी को आय संबंधित एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी किसी कंडीशन में जो भी कैटेगरी है जैसे SC ST OBC, उस केस में भी आपसे एफिडेविट मांगा जाता है। तो आप एफिडेविट, आपको समझ में आ गया होगा कि लिखित आपका बयान होता है, उसी को बोला जाता है एफिडेविट। नेक्स्ट काफी कॉमन और चर्चित और बार बार पूछा गया वर्ड है एडहोक। एडहोक क्या होता है? एडहोक होता है एक तात्कालिक, जिसको बोल सकते हैं आप हिंदी पारिभाषिक अस्थायी तदर्थ। सबसे एक्यूरेट मीनिंग है इसका तदर्थ। तदर्थ आपको एज इट इज याद कर लेना है। विशेष उद्देश्य के लिए किया गया, यानी ये तदर्थ यानी किस लिए किया जाता है? जब कोई स्पेशल आपका प्रयोजन करना है, कोई स्पेशल काम करना है आपको टेम्परेरी समय के लिए, तब आपको एक एडहोक कमेटी गठित की जाती है, एडहोक एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये कुछ समय के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एडहोक। आवश्यकता अनुसार किया गया, तत्काल व्यवस्था के रूप में किया गया, यानी कि टेम्परेरी काम को करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। जैसे एक समिति बनाई जाती है कुछ समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडहोक समिति, ताकि जब तक हमारा काम पूरा हो जाए तब तक वो समिति बनी रहे, तो उसको हम बोलेंगे एडहोक समिति। फॉर एग्जाम्पल, स्थायी नियुक्ति तक कार्यालय में काम चलाने के लिए कर्मचारियों की एडहोक यानी तदर्थ नियुक्ति की गई। जब तक काम इस ऑफिस में चलेगा तब तक वो कर्मचारी काम करेंगे, उसके बाद वो कर्मचारी काम नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम एडहोक। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, एडहोक का मतलब होता है तदर्थ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रीगेट। काफी कॉमन और बार बार पूछा गया वर्ड है। एग्रीगेट का होता है कुल योग। कुल योग या फिर इसको हम औसत भी बोलते हैं। मेरिट सूची एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर तैयार की गई। नेक्स्ट वर्ड आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हो जाएगा औपचारिक समझौता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार के पास एग्रीमेंट किया गया, यानी एग्रीमेंट यानी समझौता किया गया। उसके बाद आपका काफी कॉमन और हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा आपसे हर बार पूछा जाता है। एजेंडा का होता है कार्य सूची या कार्य विषय सूची या प्रस्तावित कार्यों की सूची, बैठक में विचारार्थ विषयों की सूची। बैठक शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को आज की बैठक का एजेंडा यानी कार्यसूची भेज दिया गया, या फिर कार्यसूची के लिए एजेंडा पॉइंट्स ले लिए गए। एक होता है एजेंडा पॉइंट्स और एक होता है मिनट्स। एक होता है आपका मिनट्स। ये दो चीज आप अक्सर सुनते हैं, मिनट्स और एजेंडा पॉइंट्स। ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, ये कंफ्यूज भी करते हैं हर बार, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एजेंडा पॉइंट्स वो होते हैं, जैसे ये आपकी कोई एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जिन जो पॉइंट आपसे लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग आपकी पानी की किसी समस्या के ऊपर हो रही है, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग दल से कुछ सदस्य होंगे, सबके अपने अपने पॉइंट्स होंगे, तो उनसे सबके अपने अपने पॉइंट्स लिए जाते हैं यहाँ पे। और उस पॉइंट, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कस होता है, उनको हम बोलते हैं एजेंडा पॉइंट्स। एजेंडा पॉइंट्स। और जो मीटिंग खत्म होने के बाद जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो पॉइंट्स पे एक्शन होनी है, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनट्स। तो ये आपको मिनट्स को अगर हिंदी पारिभाषिक में बात करें तो उनको हम बोलते हैं कार्यव्रत। कार्यव्रत इसको हम बोलते हैं कार्यव्रत, और एजेंडा को बोलते हैं कार्यसूची। तो ये काफी कॉमन और बार बार पूछे जाने वाले दोनों वर्ड हैं, तो अक्सर ये कंफ्यूज भी करते हैं। कार्यसूची और कार्यव्रत क्या होता है? कार्यव्रत वो होता है जिसको मिनट्स बोलते हैं, मीटिंग के बाद जो पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनके ऊपर एक्शन लेनी होती है। और एजेंडा पॉइंट्स वो होते हैं जो मीटिंग स्टार्ट होती है उसमें डिस्कस के लिए पॉइंट्स रखे जाते हैं, वो आपके होते हैं एजेंडा पॉइंट्स, यानी उसको हम कार्यसूची बोल सकते हैं। कार्यसूची वो होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, प्रस्तावित कार्यों की एक सूची या बैठक में विचारार्थ विषयों की सूची। जिन जिस विषयों के ऊपर विचार होंगे, जिन जिन विषयों के ऊपर आपकी बैठक की जा रही है, उसको हम बोलते हैं एजेंडा पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका एग्रीयन। ये भी काफी बार पूछा गया वर्ड है। एग्रीयन का मतलब होता है कृषि से संबंधित। एग्रीयन का मतलब होगा कृषि से संबंधित। सरकार ने एग्रीयन रिफॉर्म्स लागू की है, यानी कि कृषि सुधार लागू किए हैं। उसके बाद है अलाउंस। ये भी काफी कॉमन वर्ड है, भत्ता। इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो कर्मचारियों को यात्रा अलाउंस प्रदान किया गया, यानी यात्रा भत्ता दिया गया। नेक्स्ट वर्ड आपका एंसिलरी। एंसिलरी का होता है सहायक या पूरक। सहायक या पूरक। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मुख्य परियोजना के साथ एंसिलरी सर्विसेज भी शामिल की गई। जब भी कोई योजना स्टार्ट होती है उसके साथ जो भी छोटे मोटे सर्विसेज होती हैं वो भी उसके साथ एड ऑन कर दी जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम एंसिलरी, यानी सहायक या पूरक। नेक्स्ट वर्ड आपका एनेक्सर। एनेक्सर को बोलते हैं संलग्नक। फॉर एग्जाम्पल, प्रमाण पत्र एनेक्सर के रूप में आवेदन के साथ जोड़ा गया।
अब यहाँ पे भी मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताने वाला हूँ। टेक्निकली आप उस चीज को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक होता है आपका एनेक्सर और एक होता है आपका अपेंडिक्स, APPENDIX। अपेंडिक्स का होता है परिशिष्ट। क्या होता है? परिशिष्ट। और अब एनेक्सर का होता है संलग्नक। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनेक्सर और अपेंडिक्स में क्या अंतर है, तो इसका आप थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे तो एनेक्सर तब होता है किसी एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हम इनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आप प्रूफ के लिए जो ऐड करते हैं एप्लीकेशन के साथ अलग से एनेक्सर के रूप में, उसको बोलते हैं संलग्नक, एनेक्सर बोलेंगे। वहीं अपेंडिक्स के लिए जो परिशिष्ट उसको बोलेंगे। जैसे कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है और लास्ट में जो आपने कुछ सपोर्टिंग एनेक्सर आपने लगाया है, उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे आपको देनी है, इसके रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एप्लीकेशन के लास्ट में एक पेज और ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी किस में होगी? अपेंडिक्स में। और वहीं किसी प्रूफ के तौर पे अगर आपको देना है तब आप देंगे एनेक्सर। तो एनेक्सर का मतलब होता है संलग्नक और अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इनका कंफ्यूजन आपको क्लियर कर लेना है। बार बार इन प्रकार के वर्ड में कंफ्यूजन आपको रहता है। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, एनेक्सर का मतलब क्या होगा, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्नक, अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे तो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो स्टेट की बात करें तो वो विधानसभा में रखी जाती है, अगर सेंटर की बात करें तो संसद में एनुअल रिपोर्ट आपकी रखी जाती है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो एनुअल रिपोर्ट आप समझ गए होंगे। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है पूर्वानुमानित, जो पहले से ही अनुमान लगाया था हमने उसी को हम बोलते हैं पूर्वानुमान। जैसे बजट में एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर दर्शाया गया, जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये मेंशन किया जाएगा, वही आपका दर्शाया गया, तो उसी को बोलते हैं हम एंटीसिपेटेड यानी पूर्वानुमानित। नेक्स्ट वर्ड है काफी कॉमन है, हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है, अपील। अपील का मतलब एक्यूरेट हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका होता है अपील। अपील को अगर आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो पुनर्विचार हेतु फिर से जो आवेदन दिया जाता है यानी कि उसकी क्या की जाती है? अपील की जाती है, उसको बोलते हैं हम अपील। फॉर एग्जाम्पल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई, यानी कि कोई डिस्कस आ गया, कोई भी डिसीजन आया तो उसके से आप संतुष्ट नहीं है तो उसको फिर से अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? अपील दायर करनी पड़ेगी। तो अपील का मतलब होता है पुनर्विचार हेतु आवेदन, यानी कि फिर से उस पर विचार किया जाए, फिर से एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं अपील। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपेंडिक्स। इससे पहले हमने बात किया एनेक्सर और अपेंडिक्स, वहां डिस्कस कर चुके हैं। अपेंडिक्स का होता है परिशिष्ट। अतिरिक्त आंकड़ों को अपेंडिक्स में दर्शाया जाता है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम किस के साथ मेंशन करते हैं, उसको अपेंडिक्स के साथ एड ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। जब आप भर्ती होकर जाएंगे तो आपका क्या होगा? अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम नियुक्ति। उदाहरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट अधिसूचना जारी की गई, यानी अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। नेक्स्ट वर्ड आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। औद्योगिक इकाई में अप्रेंटिस को प्रशिक्षण दिया गया, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनमें स्पेशल जो ITI फील्ड से है या फिर अलग इलेक्ट्रिशियन फील्ड से है तो उनको काम सिखाया जाता है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रशिक्षु या शिक्षु, जो भी आप बोले उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस। फिर इन फ्यूचर जो भी है फिर भर्तियां निकलती हैं तो उनमें अप्रेंटिस की एस्पिरेंट्स को उनको छूट दी जाती है, यानी उनको उस भर्ती परीक्षा में एडवांटेज मिलता है। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति। कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या लेनी पड़ती है? आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है, यानी अप्रूवल लेनी पड़ती है। सक्षम पदाधिकारी की अप्रूवल के बाद आदेश लागू होगा। जो भी आदेश निकाले जाते हैं तो एक प्रॉपर फाइल चला के उसकी अप्रूवल ली जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन काफी फेमस वर्ड है, हर बार आप सुनते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, जिसको हम पंचाट भी बोलते हैं। पंच निर्णय प्रक्रिया, मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान प्रक्रिया, यानी कि 5 व्यक्तियों के द्वारा, जो फेमस 5 व्यक्ति होते हैं, मेन अपने क्षेत्र के होते हैं, उनको
उनके द्वारा मिलकर किसी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, ताकि वो आगे के लीगल प्रोसेस में ना फंसे। जो 5 लोगों ने फिक्स कर दिया वहीं पे उसका निपटारा कर दिया, उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेशन। पंच निर्णय, जिसको हम पंचनामा भी बोलते हैं, मध्यस्थता द्वारा उसका निपटारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है पंचाट और मध्यस्थता, इसके 2 अप्रोप्रिएट वर्ड हैं आर्बिट्रेशन के, मध्यस्थता और पंचाट। व्यावसायिक विवाद को आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया गया। कोई विवाद होता है तो उसको किसके द्वारा निपटाया गया? आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता, यानी मध्यस्थता करके या फिर पंच निर्णय लेके उसको निपटाया गया। नेक्स्ट वर्ड आपका एरियर, काफी कॉमन वर्ड है। एरियर का मतलब होता है बकाया राशि। जब आप जॉब लग जाएंगे तो आपको बीच बीच में आपको एरियर मिलेगा, आपको बकाया राशि आपको मिलती रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। कर्मचारियों को वेतन एरियर्स का भुगतान किया गया। एज्यूम का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना या मान लेना। जब आपको रैंक लगती है, जब प्रमोशन होता है, जिस दिन से आप भार ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं पदभार ग्रहण, एज्यूम, अजम्पशन ऑफ चार्ज। उदाहरण के लिए नए अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया, यानी कि जो भी नया रैंक के साथ उन्होंने ज्वाइन किया उसको बोलते हैं अजम्पशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वर्ड आपका अटॉर्नी जनरल और एक होता है आपका अकाउंट एडवोकेट जनरल। ये भी काफी कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं जो अक्सर हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, जो सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि अधिकारी। अटॉर्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। जो सरकार यानी सेंटर में भारत सरकार का जो मेन विधि अधिकारी होता है वो उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। वहीं हम बात करें स्टेट का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को ही बोलते हैं महाधिवक्ता। स्टेट में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और सेंटर में अगर बात करें तो महान्यायवादी। यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया में महान्यायवादी एक ही होता है और हर स्टेट में अलग अलग होते हैं महाधिवक्ता। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा, ये भी आप गवर्नमेंट का पक्ष रखता है, एक विधि अधिकारी होता है। और स्टेट में राज्य सरकार से संबंधित संवैधानिक और विधिक मामलों में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ने उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से अपना एक विधिक मत प्रस्तुत किया, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें जो पक्ष रखता है गवर्नमेंट का उसके लिए होता है एडवोकेट जनरल स्टेट में। और सेंटर में यानी कि इंडिया लेवल पे अगर जो भी लीगल प्रोसीजर हो रहा है उसका पक्ष जो रखता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी। तो आपको समझ में आ गया, अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल को बोलते हैं महाधिवक्ता। तो दोनों वर्डों को इसीलिए साथ रखा गया है ताकि आप इनकी आपको बेटर क्लियरिटी मिल सके। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक आपका हो जाएगा प्रमाणिक, काफी कॉमन वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हो जाएगा आपका प्रमाणिक। एग्जाम्पल के थ्रू केवल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होंगे, जो ऑथेंटिक नहीं है वो आपके मान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑटोनोमस। ये भी काफी फेमस और बार बार पूछा जाने वाला वर्ड है। ऑटोनोमस का होता है स्वायत्त। स्वायत्त, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वायत्त होता क्या है। स्वायत्त वो होते हैं जो संस्था अपने नियम कायदे और निर्णय खुद ले सके, उससे हम क्या बोलते हैं? स्वायत्त बॉडी बोलते हैं, यानी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। जैसे कई विद्यालयों को ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाता है जिससे वे पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, आंतरिक प्रशासन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके, जबकि डिग्री प्रदान करने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय के नियामक संस्था के पास ही रहता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा उनको अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप ही खुद कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ग्राम पंचायत हो गई। ग्राम पंचायत क्या है? आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। तो उसी प्रकार कई विश्वविद्यालय भी होते हैं जिनको हम ऑटोनोमस का स्टेटस आप उनको दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस वे संस्था होती हैं जो अपने नियम कायदे, जो निर्णय होते हैं वो खुद ले सकें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, उसको हम बोलते हैं स्वायत्त या ऑटोनोमस। तो आपको अच्छे समझ में आ गया, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो अपने निर्णय डायरेक्ट खुद ले सके। नेक्स्ट वर्ड है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का होता है अधिकार या प्राधिकरण। सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होता है इसका प्राधिकरण, या फिर इसको अधिकार भी आप बोल सकते हैं जब प्राधिकरण आपको ऑप्शन में नहीं मिले तब। सक्षम अथॉरिटी द्वारा आदेश जारी किया गया, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सक्षम प्राधिकारी होता है उसी के द्वारा जो आदेश होता है उसी को फाइनल माना जाता है। अवार्ड का होता है पुरस्कार या निर्णय। न्यायाधिकरण ने अंतिम अवार्ड घोषित किया गया, यानी कि अंतिम निर्णय डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट वर्ड आपका बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट का हो जाएगा अनुचित आचरण। बैड कंडक्ट का हो जाएगा अनुचित आचरण। काफी बेसिक वर्ड है अनुचित आचरण। बैड कंडक्ट के कारण कर्मचारी को दंडित किया गया। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन, जो आपकी बेसिक फिक्स होती है, यानी पे हर पे लेवल के अनुसार अलग अलग पे फिक्स आपकी की जाती है। सभी भत्ते बेसिक पे के आधार पर निर्धारित होते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आपका बिब्लियोग्राफी, ये भी बार बार पूछा जाने वाला वर्ड है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। बिब्लियोग्राफी का होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। शोध प्रबंधन के अंत में बिब्लियोग्राफी दी जाती है, यानी उससे संदर्भ जो सूची आपको दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका बिड, बिड का होता है बोली लगाना या निविदा प्रस्ताव, कीमत लगाने की पेशकश, ठेका प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रस्ताव, ठेके के लिए सबसे कम बिड स्वीकार की गई, यानी ठेका उसी को दिया जाता है जो सबसे कम बोली लगाते हैं, कि सबसे ज्यादा बोली लगाता है तब ठेका दिया जाता है, यानी कि कम ज्यादा रेट पे, यानी कम रेट पे जिसको जो कम रेट में जो काम करेगा उसको बोली मतलब ठेका दे दिया जाता है। गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट का जो भी काम होता है जो कम से कम अमाउंट में जो ठेकेदार के द्वारा कम अमाउंट लगाया जाता है कि मैं कम अमाउंट में काम कर पाऊंगा, तब उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। तो बिड का मतलब होता है बोली लगाना। नेक्स्ट वर्ड आपका बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक या सद्भावनापूर्ण, वास्तविक या सद्भावनापूर्ण। फॉर एग्जाम्पल छात्र को बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया गया, यानी कि वास्तविक सर्टिफिकेट जारी किया गया। नेक्स्ट वर्ड आपका बजट, बजट का हो गया बजट या वार्षिक आय व्यय विवरण, जिसमें पूरे साल का हिसाब किताब हो, उसको हम बोलते हैं वार्षिक आय विवरण। यानी केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया गया, यानी केंद्रीय बजट किसमें प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका बुलेटिन, बुलेटिन को बोलते हैं हम सूचना पत्र, या फिर हम बोलते हैं उसको सूचना बुलेटिन या समाचार सूचना पत्र या आधिकारिक सूचना पत्र। तो बुलेटिन का होता है सूचना पत्र। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इनमें से कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाएगा। विभागीय बुलेटिन में नई सूचना प्रकाशित हुई। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल नीति निर्माण में ब्यूरोक्रेसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स का काफी योगदान आपको होता है। जैसे आपके आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जो भी वर्दीधारी हैं, जो भी यूनिफॉर्म वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो सभी किस में आते हैं, नौकरशाही में आते हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। जो भी गवर्नमेंट चल रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उनको एग्जीक्यूट करने का काम, वो किसके बदल होता है, वो होता है आपका नौकरशाही की बदौलत, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की बदौलत। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। तो ये थे हमारे हिंदी पारिभाषिक के मुख्य वर्ड। अब उनसे रिलेटेड हम देखेंगे कि अभी तक इन वर्डों को अगर आपने अच्छे से किया होगा तो मैं मानता हूं कि ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अभियंस, अभियंस का हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या होगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अभियंस तो आप इसका आंसर अच्छे से आप कर पाएंगे। अभियंस का होता है स्थायी रूप से रद्द, अस्थायी रूप से स्थगित अवस्था, पूर्व स्वीकृति या प्रशासनिक आदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी रूप से स्थगित अवस्था, अभियंस। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो जाएगा जवाबदेही या उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये काफी इजी होते हैं एग्जाम में उनको करना। नेक्स्ट वर्ड है सरकारी कार्यों में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का अर्थ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब है आपका प्रशासनिक स्वीकृति। कोई भी आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, कुछ भी काम करने से पहले आपको क्या ली जाती है, एडम अप्रूवल ली जाती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली जाती है, यानी प्रशासनिक स्वीकृति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, लिखित जो आपका बयान होता है उसी को हम बोलते हैं एफिडेविट या शपथ पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शपथ पत्र, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट यानी कुल प्राप्तांक अंक, आपको कुल कितने अंक मिले हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है कुल प्राप्तांक, अगर कुल प्राप्तांक नहीं मिलते हैं तब हम इसको औसत अंक भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एब्रिट्रेशन, एब्रिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटाने, यानी पंच निर्णय या पंचाट जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एब्रिट्रेशन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनोमस बॉडी, ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है, स्वायत्त संस्था, ऐसी संस्था जो किसी के अधीन नहीं रहती हैं, अपने निर्णय खुद लेती हैं, उसको बोलते हैं स्वायत्त संस्था। फॉर एग्जाम्पल आपका पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, यूनिवर्सिटी, ये होती है आपकी ऑटोनोमस बॉडी। वेतन संबंधी संदर्भ में एरियर्स का अर्थ क्या है, एरियर्स का मतलब हो जाएगा बकाया राशि जो आपको बाद में दिया जाता है, पेंडिंग जो अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं बकाया राशि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड अभी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक या प्रमाणिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का हो जाएगा महान्यायवादी या सरकार का मुख्य विधि अधिकारी। जो आपको ऑप्शन में मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। अगर महान्यायवादी नहीं मिलता है तो ऑप्शन सी में जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है सरकार का मुख्य विधि अधिकारी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एडवोकेट
अटॉर्नी जनरल की जगह अगर आपको एडवोकेट जनरल अगर आपका पूछ लिया जाता तो आपको हो जाता महाधिवक्ता। क्या हो जाता? महाधिवक्ता। तो ये थे आपके अभी तक के पारिभाषिक शब्दावली पे बेस आपके क्वेश्चन। आपने देखा कि अगर आपने ये पिछले वर्डों को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जाएं, आप इजीली क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने लगभग 50 हिंदी पारिभाषिक वर्ड देखे हैं जो अभी तक के एग्जाम में आए हुए वर्ड थे। उनको हमने स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से यहाँ पे देखे हैं। अगर आप इन्हीं वर्डों को बार बार 2 से 3 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके आप कर लेते हैं तो आप हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज हमने ऑल इम्पोर्टेंट पीआई की का जो कलेक्शन था उनको हमने डिटेल में देखा, जो अभी तक चाहे आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा हो, पटवार हो, पीडीओ हो, या आरएस भर्ती परीक्षा हो, या पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, उनके सभी जो पीआई की अभी तक पूछे गए थे उनमें हमने ए और बी सीरीज के मैक्सिमम कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जो बचे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट है पीआईक्यू पूछे गए हैं आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो इंपॉर्टेंट पीआईक्यू हैं उनको हम लेके आएंगे। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं, 2 से 3 बार अच्छे से कर लेते हो आप, तो मेन एग्जाम में पुलिस सब इंस्पेक्टर में स्पेशली आपको 20 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिलता है, केवल और केवल आपको पारिभाषिक शब्दावली में। अगर आप हिंदी में 200/200 स्कोर करना चाहते हैं तो उसको लिए आपको पारिभाषिक शब्दावली आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, और पारिभाषिक शब्दावली आप कम समय में भी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, केवल और केवल पीआईक्यू को पढ़ के। तो आज की सीरीज में हमने देखा पीआईक्यू जितने भी थे ए और बी सीरीज के, उनको मैक्सिमम देखा। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे बचे हुए पीआईक्यू, ताकि आप उनको केवल और केवल मल्टीपल टाइम पढ़ के ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करके एक यूनिक फॉर्मेट में आपके लिए हमने अच्छे से समझाया। इंग्लिश वर्ड के साथ साथ हिंदी प्रोनाउंसिएशन प्लस उसकी डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू हम उस चीज़ का मीनिंग अच्छे से समझा, ताकि हम उस चीज़ को रटना ना पड़े, एक ही बार वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक कॉन्सेप्ट आपको उस चीज़ का क्लियर करना है, साथ के साथ उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो चीज़ें जल्दी आप याद कर पाएंगे और लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।